जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज जो चल रहा है उसका आज डे 47 है, जो कि आज के दिन ही 11 अप्रैल को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस पूरे वीडियो में हम इस टेस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इसके जितने भी PDF है ना आपको मेरे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग फटाफट जाके वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले इस टेस्ट को और अच्छी तरीके से कवर करवाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक ओवेरियन अभ्यास का 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एक ओवेरियन अभ्यास का 13वां संस्करण का आयोजन किया गया है मालदीव में। और ये अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ये भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे मालदीव की अगर राजधानी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा मार्ले हो जाएगा, और इसका अगर मुद्रा पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका रुपया हो जाएगा। रुपया नहीं बल्कि रुपया हो जाएगा। दोस्तों, एक्सरसाइज से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक तो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। 2024-25 के जितने भी अभ्यास हुए हैं ना उसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। बात यहाँ पे अभ्यास की करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो कि 2024-25 में हुए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। वहीं पे अगर बिनबैक्स पूछा जाएगा तो भारत वियतनाम ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे सिम्बैक्स पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा भारत और सिंगापुर के बीच में। और अभी हाल ही में आपका BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिम्बैक्स एक्सरसाइज किन के बीच में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है भारत और जापान के बीच में। वहीं पे सूर्य किरण से ध्यान रखिएगा भारत और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। और एक आपका होता है ब्रज प्रहार, जो कि आपका भारत और अमेरिका के बीच में होता है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। और वरुण अभ्यास को भी ध्यान रखिएगा, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज हुए हैं और सारे एक्सरसाइज को आपको रट जाने हैं, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंजर 12 नामक अभ्यास का आयोजन कब और कहां पे किया गया है। तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में 10 से लेकर 23 मार्च तक भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये खंजर अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि काजिन किन के बीच में होता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। वहीं पे अगर टाइगर ट्रम्प पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र लक्ष्मण जो एक्सरसाइज होता है वो किन के बीच में होता है, तो ध्यान रखिए भारत और मलेशिया के बीच में किया जाता है। वहीं पे अगर आपसे होपेक्स पूछा जाएगा, होपेक्स, तो ध्यान रखिएगा भारत और मिस्र के बीच में किया जाता है। वहीं पे मैत्री पूछा जाएगा तो भारत और थाईलैंड के बीच में। और आपका एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, तो उसे भी ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में उसका आयोजन किया जाता है। वहीं पे वरुण भारत और फ्रांस के बीच में, सिम्बैक्स ध्यान रखिएगा भारत और सिंगापुर के बीच में, और मालाबार अभ्यास ध्यान रखिएगा कि भारत, जापान और आपका USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये सारे एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास जासूस डिजर्ट हंट का आयोजन 2025 में भारत में कहाँ पे किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 2025 में एक अभ्यास किया गया था जासूस डिजर्ट हंट, तो ये आपका राजस्थान के जोधपुर में किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे जोधपुर का एक शहर है जिसका नाम आपका हो जाता है जैसलमेर, तो इसको हम लोग लैंड ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म संरक्षक अभ्यास किन दोनों देशों के बीच में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये धर्म संरक्षक अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिए। यहीं से अगर आपसे पूछा जाएगा कि धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका भारत और जापान के बीच में होता है। वहीं पर सूर्य किरण पूछा जाएगा तो भारत नेपाल के बीच में होता है। वहीं पर अगर आपसे ब्रज प्रहार पूछा जाएगा तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, और गरुड़ शक्ति पूछा जाएगा तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेजर्ट साइक्लोन और एक डेजर्ट नाइट, अगर डेजर्ट नाइट के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत, फ्रांस और UAE के बीच में। वहीं पे अगर डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाएगा तो भारत को आप लोग ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब सारे एक्सरसाइज, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी टैगरन अभ्यास एक बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें कितने देश शामिल हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। तो देखिए सी टैगरन जो अभ्यास होता है ना, यह एक प्रकार का बहुपक्षीय अभ्यास होता है जिसमें बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें टोटल 5 देश शामिल है। तो 5 में तो ध्यान रखिएगा कि क्वाड देश के जितने भी देश हैं ना वो इसमें शामिल होते हैं और एक आपका कोरिया गणराज्य हो जाएगा। वैसे क्वाड में कौन कौन शामिल होते हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। और यही सारे मिल के जो है ना एक अभ्यास करते हैं जिनको हम लोग मालाबार अभ्यास के रूप में भी जानते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल थल रक्षा अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ पे और किन के बीच में किया गया। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज होता है जल थल रक्षा अभ्यास 2025, इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में और ये तीनों सेनाओं के बीच में किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वायुसेना, जल सेना और यहाँ पे आपका स्थल सेना तीनों मिलके ये अभ्यास करते हैं। वैसे तीनों सेनाओं के कमांडर अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और राष्ट्रपति के नीचे कौन आते हैं, तो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं और इनके नीचे ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये CDS हो जाते हैं और CDS के अंतर्गत ही आपके तीनों सेनाएं आते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर सर्वोच्च पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा। वर्तमान में CDS कौन है, अभी अनिल चौहान जी हो जाएंगे। और ये जो CDS का पद है वो भारत में कब आता है, तो ध्यान रखिएगा ये 2019 में इसका पद का सृजन किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरुण 2025 किन 2 देशों के संयुक्त अभ्यास है तथा इसमें भारत की ओर से किस युद्धक पोतक ने भाग लिया था। तो ये जो वरुण अभ्यास होता है ना दोस्तों, वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो ये 2025 का आयोजन किया गया था जिसमें INS विक्रांत ने भाग लिया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा INS अरिहंत हो जाएगा। वहीं पे अगर दूसरा पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा INS अरिघात हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका रुद्रम हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया तथा इनका संबंध किन 2 देशों के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो आयोजन है ना वो मिस्र में किया गया था, जहाँ पे भारत और मिस्र ने मिलके इसका आयोजन किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, इससे संबंधित यहाँ पे देश है। तो धर्म गार्जियन कहाँ पे किया जाता है, तो ये भारत और जापान के बीच में किया जाता है। वहीं पे अजय योद्धा किया जाता है भारत और UK के बीच में। आपका ब्रज प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच में। और भारत और वियतनाम के बीच में आपका बीनबैक्स होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किरण अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य किरण जो अभ्यास होता है ना वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास से संबंधित ये देश हैं। तो ऑस्ट्रिया हिंद का अभ्यास किया जाता है आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वहीं पे हाथ एक्सरसाइज किया जाता है भारत और चीन के बीच में। और शक्ति, वरुण, गरुण और युद्धाभ्यास आपका किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ शक्ति अभ्यास किया जाता है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और जिम्बेक्स किया जाता है भारत जापान के बीच में। संप्रीति अभ्यास आपका होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट नाइट और डेजर्ट साइक्लोन नामक अभ्यास क्रमशः किन के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिए ये जो डेजर्ट नाइट है ना और ये जो डेजर्ट साइक्लोन है, सबसे पहले तो नाइट से ध्यान रखिएगा कि ये भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे UAE भी रहता है। वहीं पे अगर साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन में जो है ना वो यहाँ पे फ्रांस नहीं रहता बल्कि भारत और UAE रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वाड में सम्मिलित देश किस युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। तो देखिए क्वाड में कितने मेंबर हैं जो एक प्रकार के युद्धाभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे टोटल 4 मेंबर होते हैं। पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा USA और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों मेंबर मिलकर एक अभ्यास करते हैं जिसे हम लोग मालाबार अभ्यास के रूप में जानते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले बार मालाबार अभ्यास किया गया था दोस्तों 1992 में और यहाँ पे किया गया था भारत और USA के बीच में ही सिर्फ किया गया था। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे 4 देश मिलकर ये अभ्यास करते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मतलब सिर्फ इसमें एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं और यह एक प्रकार का नौसेना अभ्यास करते हैं। तो ये इसका हो जाएगा आपका रिम्पैक अभ्यास। रिम्पैक अभ्यास किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा और यह विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका रिवीजन सीरीज का, अगर आप लोग पिछला टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से कवर किए हैं तो ये क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिए, ये उत्तराखंड में किया गया था और इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जबकि इसका समापन किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था। तो ध्यान रखिएगा, मौली था, जो कि उत्तराखंड का एक राजकीय पक्षी है मेलान, उसी पे ये प्रेरित था। तो ये शुभंकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मेघालय में किया जाएगा। वहीं पे 37वां कहाँ पे किया गया था, तो वो गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कौन सा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया था राजीव गांधी खेल स्टेडियम। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किया गया था। तो देखिए, सबसे पहली बार ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था 1924 में लाहौर में। और स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ में किया गया था 1948 में। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में टीम विजेता कौन था। तो ध्यान रखिएगा, ये सेना टीम विजेता थी। वहीं पे ध्यान रखिएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल में मशाल वाहक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लक्ष्य सेन हो जाएंगे, जिनका संबंध यहाँ पे बैडमिंटन से हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय खेल से संबंधित है, जो कि मैं पिछले टेस्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर दी हूँ। तो अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर सब कुछ कवर करवाया है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी माता के नाम पे किसने विजयनगर के समीप एक नगर की स्थापना की थी। तो देखिए, अपनी माता की याद में विजयनगर के समीप एक शहर की स्थापना किया गया था, जिसे हम लोग नागलपुर शहर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये किया किसके द्वारा गया था। तो ये कृष्णदेव राय थे, जिनकी माँ का नाम था नागमा देवी। उन्हीं की याद में इन्होंने नागलपुर शहर की स्थापना की थी। बात अगर हम लोग कृष्णदेव राय की करते हैं तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि ये किस वंश से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये तुलु वंश से संबंधित है। और इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, 1509 से लेकर 1529 तक इनका समय है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। इनसे ध्यान रखिएगा कि इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान दिग्गज रहा करते थे, जिसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। इसी में एक महान दिग्गज थे तेनालीराम, जिनके किस्से कहानी तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुनते हो। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजारा राम मंदिर विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि चिदम्बरम मंदिर एक ब्रह्मनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा, ये भी कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा 3 बुक लिखा गया था, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था अमुक्त माल्या, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था। वहीं पे इन्होंने संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय नामक रचना की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और इन्होंने एक उपाधि लिया था, जिसको हम लोग आंध्र भोज या फिर अभिनव भोज के नाम से भी जानते हैं। ये उपाधि भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो आप लोग वो टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संबंधी विस्तार हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैग के बारे में पूछा गया। तो भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक का कैग का वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। वैसे ये पद आया कब था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, उसके द्वारा इस पद का सृजन किया जाता है। भारत के पहले कैग कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, के नरसिम्हा राव थे। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और वहीं वर्तमान पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये संजय मूर्ति थे। वैसे इनका समय क्या होता है, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये 6 साल या फिर 65 वर्ष। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वैसे ये एक रिपोर्ट देते हैं, और ये देते किसे हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। और इनके रिपोर्ट को पढ़ता कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के द्वारा पढ़ा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व में जो रेशम का प्रचलन है ना, वो चीन से माना जाता है। प्रथम से आपको पता होगा कि रेशम एक मार्ग बनाया गया था, किनके द्वारा, तो ये कनिष्क के द्वारा बनाया गया था। और ये जो रेशम मार्ग था ना, वो भारत को चीन के साथ जोड़ता था। और ये कौन से दर्रा से होकर गुजरता था, तो ध्यान रखिएगा, ये नाथुला दर्रा से होकर गुजरता था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि कागज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये भी चीन के द्वारा किया गया
गया। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में या फिर सब्जी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस की स्थापना कब और कहाँ पे की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दक्षेस को ही हम लोग सार्क के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था ढाका में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसका वर्तमान में हेड क्वार्टर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये काठमांडू हो जाएगा। और इसमें सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 8 हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग इंडिया ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला सदस्य देश तो आप लोग भारत ध्यान रखिएगा, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान, उसके बाद फिर आपका तीसरा आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, चौथा आपका नेपाल हो जाएगा, पांचवा आपका भूटान हो जाएगा, छठा आपका बांग्लादेश हो जाएगा, सातवां आपका श्रीलंका हो जाएगा और आठवां आपका यहाँ पे हो जाएगा मालदीव। तो टोटल इसमें 8 देश है और 8वां देश यहाँ पे सम्मिलित होता है 2007 में अफगानिस्तान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछे हुए क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के किस भाषा का उद्गम हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्राचीन काल था ना, वहाँ पे संस्कृत भाषा से पाली भाषा का निर्माण होता है। उसके बाद पाली से बनता है आपका प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश के बाद आपका यहाँ पे अवहट आता है, उसके बाद आपका प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकाल हिंदी, फिर वर्तमान में जो आधुनिक हिंदी अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, फिर वो हिंदी आ जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाली भाषा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुमरी तिलैया बांध किस नदी पे अवस्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये जो बांध है ना, ये आपका बराकर नदी पे हो जाएगा। और ये है कहाँ पे, तो झारखंड के ये कोडरमा में है। वैसे बराकर नदी से ध्यान रखिएगा कि यह दामोदर की सहायक नदी में से एक है और दामोदर को हम लोग बंगाल के शोक के रूप में भी जानते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिए। और दामोदर से ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कहीं पर थी, तो वो दामोदर नदी घाटी परियोजना ही थी, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन से लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के जो प्रावधान थे ना, उसको समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। पहला आप ध्यान रखिएगा लोकसभा के संदर्भ में आर्टिकल 331 और आप विधानसभा के संदर्भ में ध्यान रखिएगा आर्टिकल 333। तो आर्टिकल जो 331 था ना, इसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति को पावर दिया गया था कि लोकसभा में ये 2 आंग्ल समुदाय को नियुक्त करेंगे। वहीं पर आर्टिकल 333 में राज्यपाल को ये शक्ति दिया गया था कि ये विधानसभा, जितने भी राज्य के विधानसभा है ना, वहाँ पे वहाँ पे वो एक आंग्ल जो समुदाय के लोग हैं ना, उसको वो मनोनीत करेंगे। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 104वां संविधान संशोधन 2019 में, इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो ये हम आंग्ल समुदाय का जो आरक्षण दे रहे हैं ना, वो सही नहीं है, क्योंकि आंग्ल समुदाय की जो संख्या है ना, वो भारत में बहुत कम है और उसके लिए हम लोग सीटें इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। इसीलिए इस प्रावधान को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक और भी प्रावधान किया गया कि जो SC ST की जो आरक्षण की जो कोटा था ना, जो कि 2020 में समाप्त होना था, उसको और भी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब इसको 2030 तक कर दिया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्तिक शुभ लाभ तथा चक्र के अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो साक्ष्य है ना, ये हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा स्नानागार का साक्ष्य हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था, तो वो लोथल में था। वहीं से हमें फारस की मोहरें देखने को मिली है, जिससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, उनका व्यापार पश्चिमी देशों के साथ भी हो रहा था, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग हड़प्पा की करते हैं, तो इसकी खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा और 1922 में फिर मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था रखालदास बनर्जी के द्वारा। वैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सेकेंड स्थान पे आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। यहीं पे अगर भारतीय संदर्भ में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे आपका राखीगढ़ी हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका धौलावीरा हो जाएगा। ये धौलावीरा जो है वो 40वें साइट के रूप में सम्मिलित है यूनेस्को में, और ये है कहाँ पे, तो गुजरात में। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं हड़प्पा से, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय योजना का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, वहाँ पे जितने भी स्थल थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा ही एक पहला ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे धौलावीरा से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यूनेस्को का इसको 40वें साइट के रूप में सम्मिलित किया गया था 2021 में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि धौलावीरा का खोज किसके द्वारा किया गया है। किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिए कि इसका खोज तो वैसे 1968 में किया गया था जगपति जोशी के द्वारा, लेकिन इसका उत्खनन करवाया गया था आपका RS बिष्ट के द्वारा। और यही पूछा गया था कि धौलावीरा का जो उत्खनन है ना, वो किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम नगरों को उनकी अवस्थिति के अनुसार आप लोग सजाइए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर ऊपर में आपका मांडा हो जाएगा जो कि आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दक्षिण में आपका दैमाबाद हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में है। आपका यहाँ पे आ जाएगा पूरब में आपका आलमगीर हो जाएगा जो कि यूपी में अवस्थित है। और यहाँ पे आपका सुतकांगेडोर हो जाएगा जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुजाकार थी और इनका क्षेत्रफल कितना था, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें प्राप्त हुए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जब समापन के बारे में बहुत सारे विद्वान बहुत सारी बातें कहते हैं कि कोई कहते हैं कि बाढ़ आया, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। कोई कहते हैं कि भूकंप आया, उससे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। तो ये भूकंप का साक्ष्य हमें मिलता कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से ध्यान रखिएगा कि ये कांच की चूड़ियाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बैल भी हुआ करते थे। तो बैल का साक्ष्य में यहीं से देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्रमशः कौन है। तो देखिए, पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक थे वो जैमिनी थे, वहीं पे उत्तरी मीमांसा के जो प्रतिपादक थे ना वो बदरायन थे। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारे जो प्राचीन भारतीय दर्शन है वो कितने हैं और उनके संस्थापक कौन है। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दर्शन है ना, एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के ऐसे 2 अभिलेख जिनकी लिपि ब्राह्मणी ना होकर खरोष्टी थी। तो देखिए, अशोक से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनके जो अभिलेख थे ना, ये हमें टोटल 4 लिपियों में देखने को मिलता है। पहला तो ब्राह्मणी हो जाएगा, दूसरा ध्यान रखिएगा खरोष्टी, और तीसरा ध्यान रखिएगा अरमाइक, और चौथा ध्यान रखिएगा आप लोग ग्रीक। अगर हम ग्रीक और माइक की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है अफगानिस्तान में जो अभिलेख है ना, वो हमें ग्रीक और माइक लिपि में देखने को मिला है। वहीं पे हमें खरोष्टी लिपि देखने को मिला है शहबाजगढ़ी और मानसेरा में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और ये वर्तमान में है कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान में है। बाकी जितने भी शेष भारत में हमें जितने भी इनके अभिलेख देखने को मिला है ना, वो हमें ब्राह्मणी लिपि में देखने को मिला है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे ब्राह्मणी लिपि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख था ना, उसको सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसले के द्वारा पढ़ा गया था 1837 में, इसीलिए इनको ब्राह्मणी लिपि का जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के द्वारा बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो बिहार राज्य से संबंधित है। तो देखिए, इसमें से कौन कौन सा ऐसा अभिलेख है जो कि बिहार राज्य में देखने को मिलता है। तो ये लौरिया नंदनगढ़, तो ये तो आपको बिहार में देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण में। वहीं पे लौरिया अरेरेज भी, ये भी आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। रामपुरवा आपका पूर्वी चंपारण में। यहाँ पे टोकरा नहीं है, यहाँ पे टोपरा है। टोपरा वर्तमान में तो ये नई दिल्ली में है, जिसको फिरोज शाह तुगलक लेके गया था। टोपरा और दोनों अभिलेख को दिल्ली ट्रांसफर किए थे। और कौशाम्बी का अभिलेख तो आपका कौशाम्बी में, इसी अभिलेख को हम लोग रानी का अभिलेख के नाम से जानते हैं। वैसे लौरिया नंदनगढ़ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मोर का चित्र है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख की लिपि क्या है। तो देखिए, अशोक के जितने भी अभिलेख भारत में हमें देखने को मिला है ना, वो अधिकांशतः में ब्राह्मणी लिपि में देखने को मिला है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे ब्राह्मणी लिपि सबसे पहले पढ़े कौन थे, तो 1837 में ये जेम्स प्रिंसले के द्वारा पढ़ा गया था, इसीलिए उनको हम लोग ब्राह्मणी लिपि के जनक के रूप में जानते हैं। तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन वह मंदिर जो केवल ईंटों से बना है और वह कौन तथा कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए, गुप्त काल में ये मंदिर बना था भीतर गाँव का मंदिर, जो कि कानपुर में अवस्थित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ईंटों से बना हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य की योजनाओं का संग्रह किस पुस्तक में किया गया है। तो देखिए चाणक्य की जो योजना थी ना, ये किस तरीके से योजना इंप्लीमेंट करते थे, तो इसका वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस में, जिसको लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे चाणक्य से ध्यान रखिएगा कि इनको हम लोग विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था जो कि काफ़ी फेमस है इकोनॉमिक्स का, लेकिन ये अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं रहता बल्कि ये राजनीतिक पर आधारित रहता है। इसी में इन्होंने राज्य के लिए 7 नियम बताए थे जिसे हम लोग सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस से ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को पराजित किया था वो उन्होंने चाणक्य की हेल्प से, तो इसका वर्णन किस बुक में दिया गया है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, वो भी आपका मुद्रा राक्षस ही हो जाएगा। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल क्रमशः किन के बीच में अवस्थित है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि 8 डिग्री जो चैनल है ना, वो हमें देखने को मिलता है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। वहीं पे 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, और 10 डिग्री हमें देखने को मिलता है अंडमान और निकोबार के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की कुल सहायक नदी की संख्या बताइए तथा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो देखिए ये आपका सिंधु नदी हो जाएगा, यहाँ से आपका बहता है, ये आपका झेलम यहाँ से आके मिलता है, उसके बाद इसी में आपका चिनाव आके मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपका रावी आता है, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका ब्यास हो जाएगा, यहाँ पे आपका सतलज हो जाएगा। तो ये सभी नदी जो है ना दोस्तों, ये आपका मिठानकोट के पास पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल 5 नदी होता है और ये पाँचों का पाँचों क्रोनोलॉजी भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी है तो ध्यान रखिएगा ये आपका चिनाव हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी देश के सबसे गड्ढे का निर्माण करती है, सबसे गहरा गड्ढे का निर्माण करती है। तो ये आपका चंबल नदी करती है। ये निकलती कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जनापाव से निकलती है और ये इटावा के पास आके यमुना नदी से मिल जाती है। वैसे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो ये आपका चंबल नदी है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए ये आपका भारत हो जाएगा, ये आपका अरब सागर है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो जो नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, वही नदी डेल्टा का निर्माण करती है, और जो अरब सागर की तरफ मूव करती है ना, वो एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ पे कौन सी नदी गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, तो नर्मदा तो आपका अरब सागर में गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, मांडवी, जुआरी, ये सभी की सभी जो है ना, ये आपका अरब सागर की तरफ जाके गिरती हैं। भरत पूजा भी गिरती हैं। वहीं पे कावेरी जो है ना, वो आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो डेल्टा कौन बनाएगा, तो कावेरी बनाएगा। तो इसका राइट आंसर कावेरी हो जाएगा। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झरना को भारत का नियाग्रा की संज्ञा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये चित्रकूट जलप्रपात को दिया गया है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और ये इंद्रावती नदी पे अवस्थित है। वैसे इस झरना से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह एक प्रकार का घोड़े के नाल के आकार वाली झरना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस झरना को भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे अवस्थित है। इसी को हम लोग भारत में नियाग्रा के रूप में जानते हैं दोस्तों। और यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनका आकार क्या है, तो इनका आकार आपका घोड़े के नाल के आकार का है। वहीं पर अगर हम लोग नियाग्रा जलप्रपात की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक अधिक आयतन वाला झरना कौन सा है, तो ये आपका नियाग्रा जलप्रपात हो जाएगा। और ये है कहाँ पे, तो ये आपका यूएसए में नियाग्रा नदी पे अवस्थित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल जो बोरलाग है उनको उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने के लिए किस वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वो भी विश्व के स्तर पे। वही भारतीय संदर्भ में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनको जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंजूरी कब और किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये 2015 में प्रदान किया गया था UNA के द्वारा। उसके बाद फिर 21 जून को प्रत्येक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2024 का थीम ध्यान रखिएगा कि स्वयं और समाज के लिए योग करना, इसका थीम था 2024 का। वैसे आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो दिवस से थीम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग दिवस में खास करके थीम पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये 2025 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष के रूप में UN के द्वारा, ठीक है। वहीं पे ये भी डिसाइड किया गया कि प्रत्येक साल 21 मार्च को हम लोग विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में भी मनाएंगे। तो आप लोग ये डेट भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए यहाँ पे संवैधानिक निकाय नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, संवैधानिक निकाय हम लोग कहते किसे हैं, तो जिनका संविधान में वर्णन होता है वो भी कुछ आर्टिकल के माध्यम से, उसे हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं। और जो भी कानून के द्वारा या फिर संसद के द्वारा बनाए जाते हैं ना, उसे हम लोग संसदीय निकाय के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे वित्त आयोग का तो वर्णन है, क्योंकि इनका वर्णन आपका आर्टिकल 280 में दिया गया है, तो यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। वहीं पे नीति आयोग का वर्णन जो है ना वो संविधान में नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा, यह एक प्रकार का संसदीय निकाय है। वहीं पे चुनाव आयोग का आर्टिकल 324 है और भाषा आयोग का आपका आर्टिकल 344 है। तो इसका राइट आंसर आपका सिर्फ नीति आयोग हो जाएगा, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस दस्तावेज में नीति आयोग का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि नीति आयोग एक प्रकार का संसदीय निकाय है, तो इसका वर्णन तो संविधान में किया नहीं जा सकता है, तो इसका तो वर्णन ही नहीं है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार किसे है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो अधिकार होता है ना वो भारत के चुनाव आयोग के पास होता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं पे राष्ट्रीय दल की बात किया जाएगा तो भारत में टोटल वर्तमान में भी 6 राष्ट्रीय पार्टी है। पहला तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बीजेपी हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे कांग्रेस, तीसरा यहाँ पे आपका बीएसपी हो जाएगा, चौथा ध्यान रखिएगा यहाँ पे मार्क्सवादी हो जाएगा, पांचवा एनपीपी हो जाएगा और छठा ध्यान रखिएगा आम आदमी पार्टी हो जाएगा, एपीपी हो जाएगा। तो वर्तमान में 6 ऐसे पार्टी हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से ऐसे आर्टिकल है जिसके द्वारा पंचायत और जो नगर पालिका है उसका चुनाव राज्य के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका आर्टिकल 243 के तहत इनका चुनाव किया जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राज्यपाल विधानसभा सदस्य की जो नियोक्ता होती है उनसे संबंधित मामले का ये निर्णय लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, इनकी नियोक्ता संबंधी मामले का निर्णय राज्यपाल लेते हैं और ये भारत के निर्वाचन आयोग के सलाह पे लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक वयस्क होने की जो कानूनी आयु होती है ये कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो मतदान का अधिकार होता है, जो वोट देने का अधिकार होता है, वो पहले 21 साल था, इसको घटा के 18 साल कर दिया गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इसे तो कम से कम रट जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव का जो प्रचार प्रसार होता है वो कब बंद कर दिया जाता है। देखिए जब भी चुनाव की घोषणा होती है ना, तो यहाँ पे आचार संहिता लागू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि चुनाव का जो क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार नेता लोग करते हैं तो वो बंद कब कर देंगे। तो जैसे ही मतदान स्टार्ट होगा ना, उसके 48 घंटा पहले ये जो चुनाव का प्रचार ये लोग कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में संचालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। देखिए या तो संसद हो या तो विधानसभा वाले क्षेत्र में जब भी चुनाव करवाना होता है तो उसके लिए भारतीय चुनाव आयोग जिम्मेदार होते हैं। वहीं पे अगर स्थानीय चुनाव करवाना हो या फिर उसका पंचायत या फिर आपका नगर पालिका का चुनाव करवाना हो तो उसके लिए राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं ना वो जिम्मेदार होते हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीईसी का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सीईसी होते हैं ना, इनका समय काल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाता है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो देखिए इसी राज्य आपातकाल को हम लोग राष्ट्रपति शासन वाला आपातकाल भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 356 के तहत राज्य में जब भी संवैधानिक विफलता होती है ना, तो उस परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग आपातकाल की करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भाग 18 में आपका आर्टिकल 352 से लेके 360 तक सारे आपातकाल के प्रावधान दिए गए। यहाँ पे 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। पहला तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। वहीं पे आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे आपका राष्ट्रपति शासन वाला आपातकाल की घोषणा
घोषणा की गई। और तीसरा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। वैसे भारत में सबसे पहला आपातकाल कहाँ पे लगा था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 1951 में लगता है पंजाब में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष के बाद कब तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में बना रहा। तो देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में होता है। तो 1950 से लेकर 1989 तक चुनाव आयोग सिर्फ एक सदस्यीय रूप में ही बना रहा था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके सम्मान प्रक्रिया के आधार पे ही पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उनको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो हटाने की प्रोसेस होती है ना, उसी आधार पे इनको भी हटाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आता है भारत में। तो ध्यान रखिएगा 1977 में आता है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ पे पहला बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में आती है, लेकिन यहाँ पे पूर्णता पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 1998 में यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। तो यही सबसे पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार भारत में आती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा ये कहां से कहां तक विस्तारित है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के 1 के तहत आपका चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम तथा वर्तमान लोकसभा चुनाव की घोषणा क्रमशः चुनाव आयोग के द्वारा कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि पहला जो लोकसभा चुनाव का घोषणा हुआ था ना, वो 1950-51 में हुआ था। वहीं पे ध्यान रखिएगा कि वर्तमान जो लोकसभा चुनाव है ना, इसकी घोषणा 16 मार्च को किया गया था 2024 में। और यहाँ पे चुनाव कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक यहाँ पे चुनाव किया जाता है 2024 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, ये आपका इक्वेटर रेखा हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका हो गया है भूमध्य रेखा। इसके अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे अगर पोल की तरफ जाते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हम दक्षिणी पोल की तरफ जाते हैं, तो ये जो कोणीय दूरी होती है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों की ओर जाने पे अक्षांश की जो व्यास की प्रकृति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये हमारा इक्वेटर हो गया जो कि 0 डिग्री आपका हो जाता है। और इधर से जैसे ही हम लोग पोल की तरफ जाते हैं, चाहे आप उत्तर में चले जाइए चाहे आप दक्षिण में चले जाइए, जैसे ही जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो अक्षांश की जो लंबाई होती है ना, वो कमते चली जाती है। और 90 डिग्री पे तो एकदम से कम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कि लंबाई यहाँ पे कमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पे प्रतिच्छेदित करती है वो क्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका दृष्टांतर रेखाएं कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अक्षांश रेखा के सभी यामोत्तर ध्रुवों पे मिलते हैं। तो अक्षांश रेखा के जितने भी यामोत्तर होते हैं वो ध्रुवों पे नहीं मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर देशांतर पूछा जाएगा तो देशांतर के जितने भी यामोत्तर होते हैं वो ध्रुवों पर मिलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेखा पे ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्य जो होती है वो सीधे चमकती है। यहाँ पे 2 संक्रांति ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला तो आप इसे अर्थ ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वेटर रेखा, ये आपका कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर में, और ये आपका मकर रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये जो ग्रीष्म संक्रांति होती है ना दोस्तों, ये हमेशा कर्क रेखा पे होती है। तो जब सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है ना, तो इसे हम लोग इसे हम लोग कर्क संक्रांति या फिर इसे हम लोग ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जानते हैं। ठीक है, और ये घटना कब होती है, तो 21 जून को होती है। वही ध्यान रखिएगा, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है ना, तो उस परिस्थिति में यहाँ पे मकर संक्रांति होता है। और ये कब होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो कर्क संक्रांति होती है ना दोस्तों 21 जून को, तो यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, यहाँ पे दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे छोटी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे रेखाएं जिनकी उपस्थिति किसी क्षेत्र की जलवायु और जैव विविधता को प्रभावित करती है। तो ये अक्षांश रेखा हो जाएंगी जिनकी उपस्थिति किसी भी क्षेत्र में जलवायु और वहाँ की जो जैव विविधता होती है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपका अक्षांश रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोको चैनल या फिर अक्षांश किसे अलग करती है। तो देखिए, ये जो कोको चैनल होती है ना, वो कोको द्वीप जिसपे म्यांमार का अधिकार होता है, उसको उत्तरी अंडमान से इसे अलग करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी पे कितने बृहद जल निकायों से होके गुजरती है। तो ये जो हमारा इक्वेटर रेखा होती है ना, ये कितने महासागरों से होके गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होके गुजरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अक्षांश पे दिन और रात की जो अवधि होती है ना, वो समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका पृथ्वी हो गया और ये आपका इक्वेटर रेखा हो गया। तो जब भी सूर्य की किरण जब भी आपका विषुवत रेखा पे लंबत पड़ती है ना, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे विषुव की घटना होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विषुव की घटना होती है और विषुव की जब घटना होती है ना, तो उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो, यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि होती है ना, वो समान होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि विषुव की घटना जो है ना, वो साल भर में 2 बार होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि दिन और रात की अवधि समान होती है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ना, वहाँ पे दिन और रात की जो अवधि होती है ना, वो लगभग समान ही होती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पे लंबाई में छोटी दूरी तय करने वाली अक्षांशीय वृत्त कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटी अक्षांशीय वृत्त आपका ध्रुवों पर देखने को मिलता है 90 डिग्री के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्व वंश के किस शासक को हराकर सातवाहन वंश को स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा, उसकी हत्या कर दिया गया था सिमुक के द्वारा, और सिमुक के द्वारा ही यहाँ पे सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने किस साम्राज्य के अधीनस्थ रह के स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये जो सातवाहन थे ना, ये मौर्यों के अधीनस्थ ये लोग कार्य करते थे। वहीं पे अगर गुप्ता पीरियड की बात किया जाएगा कि गुप्त साम्राज्य किसके अधीन काम किए थे, तो ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों के अधीन कार्य किए थे। तो आप लोग यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी, और सर्वाधिक जो प्रचलित मुद्रा थी यहाँ पे किस धातु की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनकी जो आधिकारिक भाषा थी ना, वो प्राकृतिक थी, और यहाँ पे हमें शीशे के सिक्के देखने को मिलती हैं, जो कि बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को मुफ्त में ग्राम प्रदान करने की शुरुआत इन्होंने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सातवाहन वंश के राजाओं ने किया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं से ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, जो स्वयं से इन्होंने ब्राह्मण की उपाधि धारण किया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक की माता ने उसकी उपलब्धियों को शिलालेखों के माध्यम से सावधानी पूर्वक दर्ज किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे गौतम पुत्र सतकर्णी। इनकी माता ने इनकी जो उपलब्धि थी ना, इसके लिए उन्होंने शिलालेखों पे लिखवाया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख में किस सातवाहन राजा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि हाथी गुफा अभिलेख लिखा किसके द्वारा गया था। तो ये चेदी वंश के राजा थे, खारवेल के द्वारा इसको लिखा गया था, जिसमें वर्णन किया गया है सातकर्णी द्वितीय का। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन के युग में प्रमुख बौद्ध केंद्र, यहाँ पे बौद्ध केंद्र पूछा गया है कि जो सातवाहन जब वंश चल रहा था तो उस समय फेमस बौद्ध केंद्र कौन कौन था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका नागार्जुन कोंडा और अमरावती हो जाएगा। तो आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे। तो ये सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हर्यक वंश आते हैं, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर आपका कण्व, उसके बाद फिर आपका सातवाहन वंश हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके जितने भी PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।